Hello everyone, welcome to DSCJ Teleclasses, a digital initiative by Directorate of School Education जम्मू। मैं हूं दर्शन भारती, मास्टर कोच डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप पुंछ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें हम लोग ने चैप्टर 1 का हम पढ़ रहे हैं आज भाग 3 पार्ट 3 बैंकिंग एंड कॉमन मैन। इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं अभी तक, जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें इवेल्युएशन ऑफ मनी, मनी से पहले बार्टर सिस्टम, किस प्रकार एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, उसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा। इवेल्युएशन ऑफ मनी पढ़ा, मनी कैसे शुरू हुई, कैसे मेटेलिक मनी था, उससे पहले कमोडिटी मनी था, और जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई अब हम प्लास्टिक मनी तक, हमने एटीएम कार्ड तक की डिटेल हमने स्टडी की है। अभी जो इसका फाइनली जो थर्ड पार्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग क्या है और बैंकिंग और कॉमन मैन का रिलेशन क्या है। इस पर हम लोग आज हम डिटेल बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि व्हाट इज बैंकिंग एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। बैंकिंग को हम पढ़ क्यों रहे हैं और बैंकिंग किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट क्या, बैंकिंग का रोल क्या रहता है, किसी भी देश की तरक्की में बैंक क्यों बैकबोन रहता है, और किस प्रकार बैंक किसी देश की एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिशियल साबित होता है। लेकिन पहले बैंक को समझना जरूरी है। बैंकिंग इज डिफाइंड एज द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग एंड सेफ गार्डिंग मनी owned by other individuals and entities and then lending out this money in order to conduct economic activities such as making profit or simply covering operating expenses। हम लोगों ने जब मनी की बात की थी कि धीरे धीरे जब मनी चलन में आई तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज था कि मनी को हम, जब हम बार्टर सिस्टम था तो हम गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो जैसे मनी आई तो मनी में एक इंपॉर्टेंट इसमें इसका फीचर था कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं। मनी को हम अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, हम गुड्स को नहीं ले जा सकते थे। अब लेकिन जब मनी आ गई तो मनी सारी की सारी तो हम अपने पास नहीं रख सकते, या हम अर्निंग करते हैं तो सारा का सारा मनी को घर में हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम उसको स्टोर करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर काम में आया। बैंक का रोल क्या रहता है, ये इसकी एक बिजनेस एक्टिविटी रहती है। बैंक भी अपना एक बिजनेस करता है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि बैंक कौन कौन से होते हैं। तो बैंक एक अपना काम होता है, वो भी एक बिजनेस एक्टिविटी करता है और किसी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका रोल रहता है। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास मनी जब सर्कुलेशन में आया तो मनी अपने पास ज्यादा है, हम उसको ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते अपने पास, तो उसके लिए अर्निंग के लिए एक माध्यम बना बैंक। यानी हम अपना पैसा जब बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक एज अ रिवॉर्ड हमें इंटरेस्ट देगा। उसका रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वेरी करते रहते हैं बैंक टू बैंक और टाइम टू टाइम भी वेरी करते हैं। लेकिन जब भी हम अपना पैसा बैंक में रखेंगे इट मीन्स कि हम अपनी टोटल मनी का एक भाग हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रखते हैं, और उसका जो एक पार्ट होता है वो हम लोग क्या करते हैं बैंक में सेव कर देते हैं। आगे जाकर आप लोग इसकी अलग अलग पढ़ेंगे कि प्रिकॉशनरी मोटिव कौन सा होता है ना, कंजम्पशन के लिए कैसे रखते हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, कि मनी को हम 3 तरह से कैसे रखते हैं, होल्डिंग हम करते हैं तो क्या, ये अलग सा कंसेप्ट है। लेकिन अभी 9th के सिलेबस के हिसाब से देखें तो उसमें हमें इतना समझना है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां हम अपनी मनी को रखते हैं, वहां वो मनी सेफ रहती है। सेफ के साथ साथ वो मनी हमें क्या है, वहां रहने का एज ए रिवॉर्ड के रूप में हमें इंटरेस्ट देते हैं। तो इट मींस बैंक में हमें पैसा सेफ रहता है और बैंक हमें रिवॉर्ड के रूप में इंटरेस्ट देता है। और दूसरा काम बैंक का क्या है, दूसरा काम बैंक का है कि वो बिजनेस करता है। इट मींस कि हमारा जो सेविंग्स है, हमारा जो आम आदमी की जो सेविंग्स है वो बैंक में जमा है, उसी सेविंग्स का पार्ट वो आगे जो होते हैं लोन के रूप में लोगों को दे देते हैं। यानी कोई आदमी अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सामने आते हैं, और जो सेव्ड मनी होता है उस सेव्ड मनी में को ही फर्दर यूज करते हुए वो लोगों को लोन के रूप में देते हैं, और वहां से वो इंटरेस्ट जो अर्जित करते हैं वो अपनी अर्निंग के साथ साथ जो एज ए रिवार्ड जो उसके पास जो कस्टमर्स हैं उनको, वो जो उसके जिन्होंने मनी अपना डिपॉजिट किया होता है उसको इंटरेस्ट के रूप में देते हैं। तो इट मीन्स कि इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये करता है। अब हमारे सिलेबस के मुताबिक मैं बात करूं
तो कुछ अकाउंट्स की बात की गई है कि कौन कौन से अकाउंट बैंक में होते हैं। एक तो हमने पहले भी बात की थी कि वहां पर एक जनरल अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट हम पहले बात कर चुके हैं, आप इसका पिछला वीडियो आपने देखा होगा। तो इसमें क्या है कि सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि जब हम पैसा जमा कराते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट मिलता है। इट मीन्स ए सेविंग अकाउंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट which can be opened by any individual by encouraging saving. It means कि कोई भी इंडिविजुअल वो अपना सेविंग अकाउंट खोल सकता है। इसलिए अपनी सेविंग्स, अपने पास जो उसका मनी है कंजम्पशन के अलावा कुछ पैसा सेव करना चाहता है, उसको एनकरेज करने के लिए कि वो अपना बैंक यहाँ अकाउंट खोले, उसके बदले उसमें एक इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो इंटरेस्ट इज गिवन टू द डिपॉजिटर। अगर आप अपना वहां पर पैसा जमा कराते हैं तो बैंक एज अ रिवार्ड आपको क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। और इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। इट मीन्स कि आपका अपना मनी है, अब जब चाहे जमा करा सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में कुछ और है। करंट अकाउंट में बिजनेस फर्म्स के लिए होता है, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, वहां पर आपको कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा जो है जमा करवा सकते हैं। अब एक बैंक में एक मेन एक कंपोनेंट होता है कि आप अपनी सेविंग्स जो हैं उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसका माध्यम क्या हो सकता है। तो उसका एक बाकी माध्यम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे सेकंड पार्ट में कि हम उसको एटीएम की हेल्प से कैसे ले सकते हैं। हम मॉडर्न में हम थ्रू इंटरनेट भी हम उसको है अपनी मनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है चेक का, कि ये चेक बेसिकली होता क्या है। आप मेरे ऊपर देख रहे हैं कि एक चेक, एक सैंपल के रूप में आपको चेक दिखाया जा रहा है। इस प्रकार का चेक होता है बैंक का। अब इसमें क्या है कि मीनिंग क्या है, पहले इसको समझते हैं कि चेक बेसिकली होता क्या है। ए चेक इज अ डॉक्यूमेंट यू कैन इशू टू योर बैंक directing it to pay the specified sum mentioned in the digits as well as words to person whose name is born on the check. मीन्स कि आपने जो यहाँ वर्ड्स में और डिजिट्स में जो पैसा वहां पर लिखा है आपने, वो पे करना होगा किसको, जिसके नाम पे ये चेक बना है। चेक्स आर आल्सो कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पेमेंट being made instead of cash is a bank instrument called a check. It means कि आज की स्थिति में आपको पता है कि नेट बैंकिंग भी आ गया है, लेकिन ऐसे में आप चेक काट कर किसी को भी देंगे तो बैंक को ये वो डॉक्यूमेंट है कि जो आपके अकाउंट से पैसा जिसका आपने नाम लिखा होगा उसके अकाउंट में चला जाएगा। ये एक माध्यम है, आप किसी को भी चेक देकर अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आज जो है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया है डीबीटी, उसके माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट में भी पैसा चला जाता है, वो एक जगह से इनवॉइस बन के आता है। लेकिन इंडिविजुअली बैंक जब भी हम अकाउंट खोलते हैं तो हमें एक चेकबुक इशू करता है। उस चेकबुक के माध्यम से हम अपनी पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं अगर हमारे पास नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज की जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो हम जानते हैं कि बैंक हमें वो वाली सुविधा भी उपलब्ध कराता है कि आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन चेक एक वो वाला माध्यम है जिस माध्यम से आप किसी के अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चेक की एक और इंपॉर्टेंट बात कि ए चेक इज अ पेपर इंस्ट्रूमेंट द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन whose name the check has been issued. इट मीन्स के जिस एक के अकाउंट से जिसकी डिटेल वहां लिखी है, अकाउंट नंबर किसका लिखा है और नाम किसका लिखा है, ये क्योंकि जब वो चेक इशू होता है तो वो इशूइंग अथॉरिटी के पास वो चेक का नंबर होता है कि ये चेक किसके अकाउंट से कटेगा, तो ऊपर हम जिसकी डिटेल लिखेंगे तो ये उसके अकाउंट में चला जाएगा। अब ये एक फॉर्मेट चेक का समझते हैं कि चेक को कैसे भरा जाता है, चेक के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है। हम इसको समझेंगे तो हम चेक कभी भी भर पाएंगे, क्योंकि हम अभी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए कि चेक को यूज कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने ऊपर जो है आप ही की बुक से, टेक्स्ट बुक से ये जो है लिया है, उसमें 1 2 3 4 नंबर्स जहां जहां लिखे हैं आप इसको ऊपर देख लेंगे अच्छी तरीके से कि एक नंबर पर क्या है, दूसरे पर क्या है। मैं एक जो है इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो 1 नंबर बॉक्स जो चेक के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, छोटा सा बॉक्स है, उसके आगे 1 लिखा है,
वो क्या है कि ब्रांच एड्रेस है विद IFSC कोड प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द चेक। तो ये ब्रांच का नाम लिखा होता है कि इस ब्रांच का नाम क्या है और इसकी IFSC इसका कोड क्या है। जब भी आप मनी ट्रांसफर करते हैं, अगर नेट बैंक से भी करते हैं, ऐप से भी करते हैं, तो वहां पर IFSC कोड जो है हमेशा मांगा जाता है। उसके बाद 2 नंबर पे आप देखते हैं आगे चल करके, यहाँ ऊपर देखेंगे आप, तो ये डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर दर्शाया जाता है कि आप डेट में डेट भरेंगे, माने 15 तारीख है तो 1/5 लिखेंगे, 2 तारीख है तो 02 लिखेंगे, मंथ अगर है 5 तो 05 लिखेंगे, ईयर आपको पूरा भरना होता है। ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 पे भरनी है। अब नंबर 3 पे जो आप देखते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे देखेंगे, इसके जो राइट साइड पे, मेरे राइट साइड पे बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, प्रिंटर्स नेम विद CTS 2010 इज लेफ्ट साइड ऑफ चेक। यहाँ पर क्या होता है, प्रिंटर का नाम लिखा होता है, किसका ये चेक है। फिर 4 नंबर पे आप देखेंगे ये पेंटोग्राफ विद शो वाइड कॉपी वाइल टेकिंग फोटोकॉपी ऑफ द चेक बिलो द अकाउंट नंबर, ये इसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है। देन न्यू रुपी सिंबल इंस्टेड ऑफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट। पहले क्या होता था, रुपीज RS लिखा जाता था, लेकिन अभी अब भारतीय चेक पे आप देखेंगे, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक है, सैंपल के रूप में आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ रुपीज का ये नया सिंबल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये सिंबल 5 नंबर पे लिखा गया है। तो 6 नंबर का जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो प्लीज साइन अबाउ इज मेंशन्ड ऑन द बॉटम राइट ऑफ द चेक। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्लीज साइन, अब यहाँ साइन करना होता है, साइनिंग अथॉरिटी, ये चेक किसने इश्यू किया है, तो यहाँ उसका साइन आ जाएगा। अब बात करेंगे आगे की बैंक्स जो हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो किस तरह का, क्या एक ही बैंक है जिसको हम मानेंगे कि सभी कैटेगरीज के बैंक का नाम खाली एक बैंक कहने देने से क्या बैंक हो जाएगा, नहीं है। बैंक्स की अलग अलग कैटेगरीज है, टाइप्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज, वो हमें समझनी है। जब हम वो समझेंगे तो हम बैंक्स को पूरी तरह समझ पाएंगे। बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ एक्टिविटीज, यानी काम क्या क्या है, हर बैंक का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है, एक एजेंडा होता है जिसके तौर पर वो बैंक जो है काम करता है। कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, 4 भागों में हम इसको बांटने जा रहे हैं। सबसे पहला भाग है कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल मीन्स, जब कमर्शियल की बात करेंगे तो हम बिजनेस की बात करेंगे। कॉमर्स की बात करते हैं हम, जनरली किसी को पूछा जाए कि कॉमर्स क्या रखना है तो वो बिजनेस स्टडीज की बात करेगा, या कॉमर्स मीन्स शॉर्ट टर्म में हम कहते हैं, जो कॉमर्स जानता है, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं तो इट मीन्स बिजनेस सेक्शन की बात करते हैं। तो कमर्शियल बैंक इट मीन्स ये वो बैंक है जो बिजनेस करते हैं। सेकंड हम बढ़ेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। 4 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। हम आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। ए कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल and also uses money with it for lending purposes, that is called loan. It means कि कमर्शियल बैंक ये वो बैंक होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, यानी कि लोग अपना सरप्लस मनी मीन्स कि आपकी, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स की एक फिक्स्ड सैलरी होगी। सपोज कोई 50,000 सैलरी लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वो 50,000 हमारे बैंक के अकाउंट में चला जाता है। हमें जितनी जरूरत होती है हम विड्रॉ करवा लेते हैं, उसमें से अगर 20,000 विड्रॉ करा लिया तो जो बाकी 30,000 बचा तो हमारी सेविंग्स अकाउंट में, सेविंग अकाउंट है, वहां चला जाता है। तो वो जो सेव्ड मनी होता है वो बैंक क्या करता है कि अपने पास रख लेता है, क्योंकि आप उसको निकलवाने वाले नहीं हैं। अगर निकलवाएंगे भी तो सभी पूरा का पूरा पैसा निकलवाएंगे भी नहीं, तो आप अपना कुछ पैसा, एक खासकर मैं भारतीय मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करूं तो कुछ ना कुछ पैसा हम लोग सेव्ड रखते हैं हमेशा। अब उसी सेव्ड मनी में से कमर्शियल बैंक क्या करता है कि कुछ पैसा उसका वो क्रेडिट क्रिएशन जाकर के, आगे आगे बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी समझा देंगे। तो क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, वो लोन के रूप में आगे किसी को दे देते हैं। तो वो वहां से, जो हम जानते हैं कि हम जो सेव करते हैं पैसा, उसके लिए हमें एक लिमिटेड जो है 4% या कुछ परसेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब आप बैंक से लोन लें तो आपको 10%, 12%, 8% वो पे करना पड़ता है। इट मीन्स कि जो एक्सेस लेता है वो, जो आम अपने कस्टमर से जिसको लोन दिया होता है उससे रिटर्न में लेता है, तो वो जो अपने कस्टमर्स को उसने देना होता है उससे ज्यादा लेता है, क्योंकि वो उसको भी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अर्निंग करनी है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज
commercial banks. Then there are some public sector commercial banks. जब हम public sector की बात करते हैं, it means कि public means government sector. तो government sector की बात करते हैं तो वहाँ जैसे State Bank of India, it's government sector bank. पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स. तो ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर हैं. इट मींस कि इनके ऊपर फुली कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का है, तो इसलिए इन्हें गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है. इसके बाद प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक की बात करें. बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है, हमारे प्रदेश का बैंक जो है जम्मू कश्मीर का, इसको क्या ये पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है. तो इसको आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे. तो ये प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक है. देयर आर सम अदर प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स विच आर अंडर प्राइवेट सेक्टर सच एज, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, एचडीएफसी बैंक है. तो ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक हैं. थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर की जानकारी ले लेते हैं इस बैंक की. तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया. तो भारतीय जो बहुत पुराने बैंक हैं उनमें से जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी एक बैंक है. इनकॉर्पोरेटेड इन 1938 में इसकी इनकॉर्पोरेशन हुई थी. तो बैंक इज लिस्टेड ऑन एनएससी एंड द बीएसई एंड हैज इट्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स एट श्रीनगर. इसका जो कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है कॉर्पोरेट का, तो वो श्रीनगर में है. और ये एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है. इट मींस कि जब हम शेयर मार्केट पढ़ेंगे तो हम शेयर मार्केट में ये भी पढ़ेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना शेयर भी है, उसमें भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है. तो वो भी जो है लिस्टेड है एनएसई और बीएसई में. इसके बाद अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. जब आप आगे जाकर के बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश का बैंक क्या है, बैंकर्स बैंक कौन सा है. इसको ये दूसरी भाषा में हम कहेंगे. थोड़ा समझ लेते हैं कि सेंट्रल बैंक होता क्या है. द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री. इट मींस कि किसी भी देश का अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसी भी देश का ये अपना बैंक होता है. तो भारत का है अपना बैंक, तो हम इसको कहते हैं सेंट्रल रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो इसको दूसरा नाम हमने दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट मींस इसके काम क्या होते हैं. इट इश्यूज मींस प्रिंट्स, वो प्रिंट करता है क्या, नोट्स. कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री. कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है कि आपका जो लोन देने का बैंक का सिस्टम क्या होगा. बैंक जो लोन देगा तो उसमें उतार चढ़ाव देते होंगे. कैश रिजर्व रेशो आज इतना घटा, इतना बड़ा, इतने पॉइंट बड़ा घटा, तो कैश जो है वो बैंक कितना लोन दे सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, कितना बैंक ने अपना पैसा जो है जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके ऊपर लिमिटेशंस रहती हैं, है ना. तो ये इन इंडिया द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक इज आरबीआई. तो भारत का जो रिजर्व बैंक है, भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये समझना है कि जो भारत का बैंक है वो आरबीआई है. इट मींस कि आरबीआई के पास वो सारी पावर्स हैं कि वो करेंसी को प्रिंट करेगा. और दूसरी उसके पास पावर्स क्या होती हैं कि वो रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को. बैंक कहीं मनमानी तो नहीं कर रहे. तो जब कंट्री में हम जानते हैं कि डिप्रेशन आता है या कंट्री में जब बूम आता है तो आरबीआई का रोल होता है कि कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल करे. यानी कि एक समय अगर आता है, मैं कहता हूं कि अगर इकोनॉमी में स्लम आ जाता है तो इकोनॉमी में जो मार्केट में प्रोडक्शन है घट जाती है, तो ऐसे में बैंक क्या करता है कि स्कीम्स लॉन्च करता है. उस स्कीम में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जैसे आप गाड़ी लेनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको इतने लोन लेंगे तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा. तो बैंक के पास भी कहा जाता है कि आप मिनिमम कितना अमाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक में रखेंगे. इट मींस कि वो ज्यादा रखेंगे तो आपको पता है वो आगे कम लोन दे पाएंगे. अगर आरबीआई के पास कम रखेंगे तो उनके पास, बैंक के पास ज्यादा होगा तो ज्यादा लोन दे पाएंगे. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की किस प्रकार कंट्री में जो है लोन की संख्या बढ़ानी है, किस प्रकार लोगों को एक माध्यम, क्योंकि हम जानते हैं कि देश के अंदर आज बहुत सारे ऐसे बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियां नहीं है. किसी भी देश की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आरबीआई देखता है कि किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, किस प्रकार फंडिंग ज्यादा की जाए, लोग ज्यादा लोन लेकर के अपने बिजनेस जो है शुरू करें. उसके बाद कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं. तो कोऑपरेटिव जब हम बात करते हैं कोऑपरेशन, इट मींस कि ये कोऑपरेटिव बैंक से ये कोऑपरेट करते हैं. कैसे? इन इंडिया देयर आर मैनी बैंक्स which are run by the cooperative societies. ये कुछ सोसाइटीज इनको चलाती हैं and are governed by the laws of the state.
इन विच दे आर ऑपरेटिंग। इट मीन्स कि अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो उनके कानून कौन बनाता है, यूटी बनाता है। तो सच बैंक्स आर कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो तरह के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जिनको प्रदेश अपने हिसाब से कानूनी चलाते हैं। एक होता है कि एग्रीकल्चर या रूरल इलाके में किस प्रकार, जैसे रूरल डेवलपमेंट बैंक है ना, हमारे जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक है। अब सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं कुछ अर्बन में भी होते हैं, कुछ रूरल में भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ स्पेसिफिकली होते हैं। तो इन रूरल एरियाज कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फार्मिंग। अब इनका काम क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं कि फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी करनी है, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक के पास जाइए, मुझे जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक के पास जाइए, उनको बताइए मेरी इतनी जमीन है, मैंने इसमें ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करनी है, तो इसके लिए मुझे इतना लोन चाहिए। तो जितना आपकी जमीन के हिसाब से लोन बनेगा बैंक आपको दे देगा, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कम होते हैं। आप कैटल लेना चाहते हैं, गाय लेना चाहते हैं, भैंस लेना चाहते हैं, माल मवेशी कुछ लेना चाहते हैं, इसको अर्निंग के सोर्स ऑफ अर्निंग के तौर पर आप बिजनेस के हिसाब से भी देखें तो वो आपको, देन आप फिश पाउंड बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि आप अगर करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ये जो बैंक है वहां जाकर के आप ले सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर भी इनका लाभ ले सकते हैं। तो इन अर्बन एरियाज द कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। तो गांव में तो आप एग्रीकल्चर काम कर सकते हैं, आप गाय भैंस ले सकते हैं, आप कैटल अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, फिश पॉन्ड बना सकते हैं, तो इस प्रकार के काम कर सकते हैं। लेकिन शहरों में आपने कोई दुकान खोलनी है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई बिजनेस करना है, छोटा मोटा बिजनेस, तो वो भी ये जो आपका बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये आपको देते हैं। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपको छोटा बिजनेस, छोटा व्यापार, छोटी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे। परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, सच अब टेलीविजन लेना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेके किस्तों में ले सकते हैं। रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, आप सोलर पैनल लेना चाहते हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, सोलर पैनल के लिए आपको लोन, वो तो बहुत सारी ऐसी ड्यूरेबल चीजें हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं। एंड पर्सनल फाइनेंस, आपको कहीं पर्सनल भी जरूरत है पैसा, तो आप वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप लोन के रूप में ले सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बैंक जो होता है, लोन एंड क्रेडिट एक्टिविटीज, बैंक आखिर लोन देता कैसे है, उसका माध्यम क्या है, उसका तरीका क्या रहता है, कि किस प्रकार वो अपना सिस्टम चलाता है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास 1 लाख रुपया मैंने बैंक में जमा करा दिया तो वो 1 लाख का पूरा किसी को दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो कभी भी चाहिए। तो इट मीन्स कि बैंक को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, कि बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करता है। वो एक छोटे से एग्जांपल लेके हम समझने का कोशिश। तो ये एक मेरे सामने आप यहाँ एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सपोज एक डिपॉजिटर है, कौन, जो डिपॉजिट हम करवाने वाला, मेरे पास पैसा है 1 लाख रुपया था, मैंने 50,000 रुपये बैंक में जमा करा दिया, हम डिपॉजिट करा देते हैं। उसका मैंने बताया इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहता है, एक तो हमारा पैसा वहां सेफ रहता है, हमने जितना जमा करवाया मुझे पता है वो वहां सेफ है, वहां से कहीं नहीं जाना है। दूसरा ये है कि अगर मेरा पैसा वहां जमा रहेगा तो रिटर्न में मुझे वहां से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इट मीन्स कि पैसा सेफ तो है ही है, साथ में मुझे अच्छा मुनाफा भी साल भर साल कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहेगा। अब इसमें एक अलग हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमारे पार्ट 2 में कि कुछ रेकरिंग डिपॉजिट्स भी होते हैं, कि मैं हर महीने 500, 1000, 2000 रखूंगा, तो मेरा पैसा 5 साल के लिए जमा कराएंगे तो उसके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट तय करती है, क्योंकि 5 साल तक आप प्रेजेंट कंजम्पशन से एब्सटीन करने वाले हैं। आपके पास 5 साल तक पैसा जमा करवाते रहेंगे तो वो रिवार्ड के रूप में जो सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, सेविंग से थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप आज जमा करवाएंगे, हो सकता है कल निकलवा लें, सुबह जमा कराएं शाम को निकलवा लें। लेकिन जब रेकरिंग डिपॉजिट की बात करेंगे तो रेकरिंग में क्या होता है कि आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक करवाते रहते हैं, अब बीच में निकलवा नहीं सकते। तो जब वहां निकलवा नहीं सकेंगे तो इट मीन्स कि आपका ज्यादा देर तक पैसा वहां उनके पास रहना है। तो ज्यादा देर तक अगर बैंक के पास रहना है तो बैंक तो एश्योर्ड है कि भाई, एक सपोज मैं किसी एक का नाम लूं कि ए व्यक्ति है जो उसने अपना 1 लाख रुपया या 10,000 रुपये पर मंथ वो हमारे पास रेकरिंग डिपॉजिट में करवा रहा है, तो इसका मतलब 1,20,000 वो 1 साल में करवाएगा, तो 5 साल तक वो मेरे से मांगने वाला नहीं है, तो 5 साल तक कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए उसके पास। तो अभी मैं महीने का अगर 10,000 करें तो इस प्रकार जितनी भी कैलकुलेशन में जितना बनेगा, 1 साल के बाद कितना बनेगा, 1,20,000, 5 साल के बाद 5 लाख, और फिर 6 लाख रुपए बन जाएगा, तो 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगा करके देगा। इट मीन्स कि बैंक को ये पता है
कि 6 साल तक रेकरिंग वाला व्यक्ति, ये जो है अमुक व्यक्ति जो है वो मुझे वापस पैसा हमसे नहीं लेने वाला है। तो ऐसे में 6 साल तक बैंक के पास ये रहता है कि साल भर में एक व्यक्ति की तरह ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हजारों लाखों लोग होते हैं जो रेकरिंग में पैसा जमा करवाते हैं। तो 5 साल तक बैंक ने तो उसको देना नहीं है, लेकिन बैंक का एक अलग रहता है सिस्टम कि उसको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है अपने पास फिक्स्ड रखना होता है, रिजर्व रेशियो रखना होता है, वो अपने पास उसको रखना होता है, उससे कम अपने पास वो नहीं रख सकता और उससे ज्यादा वो रखते हैं कुछ लोग। तो अब क्या है, मिनिमम अमाउंट फिक्स होता है, उतना उसको मिनिमम रखना है, मैक्सिमम वो अपनी ट्रांजेक्शन के लिए इतना रखते हैं, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम फिक्स होता है। इट मीन्स कि उस मिनिमम रखने के अलावा अगर एक बैंक के पास 1 करोड़ रुपए आमदन आ जाती है तो मिनिमम सरकार ने फिक्स कर दिया 20% रखना है। तो 80%, इट मीन्स के 1 करोड़ उसके, अगर 100 करोड़ है तो 80 करोड़ उसके पास पैसा बच गया, तो 80 करोड़ उसके पास पड़ा रहा तो कुछ नहीं देगा। तो बैंक ऐसे में क्या करता है कि वो फर्दर बारोवर्स जो बैंक से लोन लेते हैं, मैंने कहा वो चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, चाहे सेल्फ बिजनेस के लिए लेते हैं, चाहे गाड़ी लेने के लिए लेते हैं, चाहे मकान बनाने के लिए लेते हैं, तो हम पर्सनल लोन लेते हैं। तो ऐसे 50 तरीके के लोन आदमी जो है हम लोग बैंक से लेते हैं। तो एक व्यक्ति ने पैसा 1 करोड़ जमा कराया तो दूसरे व्यक्ति ने, हो सकता है कि 20-20 लाख लेने वाले 5 लोग हैं, या अगर 20 लाख बैंक ने अपने पास रिजर्व रख लिया तो 80 लाख वो देने को तैयार है, तो 20-20 लाख लेने वाले 4 व्यक्ति आगे। इट मीन्स कि एक व्यक्ति ने दिया, आगे जो उसको लेने वाले बारवर्स हैं वो 4 हो जाएंगे। अब 4 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का साधन खुल गया। हम जानते हैं कि अगर 4 आदमी एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू करेंगे, अगर वो एक एक दो दो को भी अपने साथ काम पे रखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो वो क्या होगा, किसी दूसरे को काम मिलेगा। जब किसी को काम मिलता है तो उसके पास अर्निंग पावर आती है, अर्निंग पावर आएगी तो वो क्या करेगा, जब पैसा कमाएगा तो कुछ खरीदेगा, जब पैसा खरीदेगा कुछ चीज खरीदेगा तो पैसा दूसरे को देगा। तो एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती जाती है और वो मनी सर्कुलेशन में आती जाती है। जितनी मनी ज्यादा सर्कुलेशन में होती है उतनी किसी भी मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यानी खेती बाड़ी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बढ़ती है। तो जैसे बारोवर ने बैंक से लोन लिया तो वो क्या करेगा, इन रिटर्न क्या करेगा, बैंक को इंटरेस्ट देगा, है ना, रीपे लोन, लोन विद इंटरेस्ट, लोन तो वापस देना है, विद इंटरेस्ट लोन देना है। तो जब बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया तो उसी में से वो जो डिपॉजिटर था उसको जो उसका हिस्सा था, इसका जो इंटरेस्ट था वो दे देते हैं। तो इस प्रकार बैंक की एक्टिविटीज होती रहती है। अब चलते चलते आखिरी हमारा इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस इन सेविंग्स। अब पोस्टल, इंडियन पोस्टल सर्विसेज आप जानते हैं कि देश का बहुत पुराना सर्विस है। तो यहाँ क्या होता है कि पत्राचार तो होता था, पत्राचार तो बंद हो गया है, लेकिन हमें जो पढ़ना है यहाँ सेविंग अकाउंट्स की बात करनी है, क्योंकि हम लोग मनी और बैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो ये बैंक में पोस्ट ऑफिस स्कीम्स कौन कौन सी है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक तो सेविंग अकाउंट आप वहां खुलवा सकते हैं, एनी इंडिविजुअल कैन ओपन एन अकाउंट, कोई भी खोल सकता है। बाकी बैंक्स की तरह चेक की फैसिलिटी यहाँ पर है। देन ग्रुप अकाउंट भी आप खुला सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट भी, आपका कोई इंस्टीट्यूशन है उसका अकाउंट भी खुला सकते हैं। अदर अकाउंट जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं, जैसे इंदिरा विकास पत्र है, किसान विकास पत्र, बहुत सारी। ऑफिशियल कैपेसिटी अकाउंट आर नॉट परमिसिबल। अब ऑफिशियल कैपेसिटी में बैंक में यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर। अब इसका क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता रहता है पर एनम कंपैरेटिवली बाकी, लेकिन इसमें और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे सुकन्या निधि है, सरकार ने खुलाई कि आप सुकन्या निधि पे खोलिए, पीपीएफ वहां पर खोला जा सकता है पोस्ट ऑफिस में। तो पीपीएफ खोलेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। सुकन्या निधि जो है खासकर कन्या लड़कियों के लिए, वो 10 साल की तक की लड़की है वो वहां करवाएंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, 7 से भी ऊपर है, वो भी कुछ वेरी करता रहता है। इट मीन्स के बैंक के कंपेरेटिवली अगर पोस्ट ऑफिस में भी करवाएंगे अपनी, वहां पर भी हम पैसा जमा करवा सकते हैं और उस पैसे का अर्निंग वहां पर से भी कमाई जा सकती है। तो इंडियन पोस्ट नेटवर्क विद ओवर 1,55,000 ब्रांचेस, तो जो पोस्टल सर्विसेज है हमारी 1,55,000 पूरे देश के अंदर इनकी ब्रांचेस हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये भी करती हैं, हम अपना अकाउंट यहाँ भी खुलवा सकते हैं और एक आम बैंक की तरह, कमर्शियल बैंक की तरह यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस आज के इस जो हमारा चैप्टर 1 है, जो इस चैप्टर 1 में बार्टर सिस्टम से लेकर कि दुनिया में जब मनी नहीं थी, करेंसी नहीं थी, तब हम क्या करते थे कि एक चीज दे करके दूसरी चीज वहां से लेते थे। धीरे धीरे समस्या आने लगी कि मेरे पास तो शूज चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास तो मक्की है। अब मुझे वो व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शूज देने के लिए है लेकिन उसको मक्की चाहिए। तो उन चीजों को दूर करते करते फिर कॉइन्स मार्केट में आए,
उसके बाद करेंसी आई, फिर प्लास्टिक मनी आई, तो धीरे धीरे करते करते अब चेक्स और सारा ऑनलाइन बैंकिंग भी शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में मनी और बैंकिंग को हमने डिटेल में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा। तो इसकी इन चीजों को आप डिटेल में पढ़ लीजिए और हम अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।